हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एसेंस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे बिजनेस के कोर से, फिर समझेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसके बाद देखेंगे वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या है, और एंड में मैनेजमेंट के डिसीजन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले आइए बिजनेस के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर एक बिजनेस होता क्या है? अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें अलग अलग तरह के बिजनेस दिखते हैं। सोचिए, टाटा मोटर्स कार बना रही है, कोल इंडिया माइनिंग कर रहा है, एसबीआई बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बना रहा है। यहां तक कि ओला, उबर और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बिजनेस ही हैं। ऊपर से देखने में तो एक बैंक और एक कोल माइन बिल्कुल अलग लगते हैं, राइट? लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज है, एक इकोनॉमिक एसेंस छुपा हुआ है। Let's move to our next section to see how this builds. ये कॉमन एसेंस है, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। यही वो एक्टिविटी है जो हर बिजनेस को एक साथ जोड़ती है। हर बिजनेस, चाहे वो कोई भी हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है। बेसिकली वो कुछ इनपुट्स लेता है और उन्हें आउटपुट्स में बदल देता है। सिंपल है ना? इसको हम एक सिंपल कुकिंग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने सब्जियां ली जो कि इनपुट्स हैं, फिर आपने उन्हें काट कर पकाया, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, और आखिर में जो टेस्टी डिश बनी वो है आपका आउटपुट। हर बिजनेस यही 3 स्टेप्स फॉलो करता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि इन इनपुट्स को क्लासिफाई करने के 2 तरीके हैं। क्लासिक व्यू है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और जो मॉडर्न मैनेजमेंट व्यू है वो इन्हें कहता है मैन, मटीरियल्स, मशीन्स और मैनेजमेंट। दोनों ही तरीके बिजनेस के रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आउटपुट्स बनते हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स जो दूसरे गुड्स बनाने के काम आते हैं, फिर आते हैं पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स और यहां तक कि नॉन मेरिट गुड्स जैसे सिगरेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया जाता है? इसका गोल है नेट वैल्यू एडेड क्रिएट करना। नेट वैल्यू एडेड का सिंपल मतलब है कि जो आउटपुट बना है उसकी वैल्यू यूजे बनाने में लगे सारे इनपुट्स की टोटल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। यही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। And this brilliantly illustrates the formula for success. एक सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा इसी फॉर्मूला पे चलता है, जहां आउटपुट की वैल्यू हमेशा इनपुट की कॉस्ट से ज्यादा होती है। इसी से बनता है सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट। तो अब हमें बिजनेस का हाउ पता चल गया। अब इसके वाई को समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस आखिर है क्या? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 मेन पर्पस हो सकते हैं। एक तरफ हैं प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका गोल है प्रॉफिट कमाना, और दूसरी तरफ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो सोशल बेनिफिट के लिए काम करती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे गोल प्रॉफिट हो या सोशल बेनिफिट, एनपीओस को भी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अपने सोशल मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। हर बिजनेस को चलाने में, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या सोशल बेनिफिट के लिए, मैनेजमेंट को हमेशा कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और यही है कोर चैलेंज। So, the crucial point is, जब मैनेजमेंट के पास कई ऑप्शंस होते हैं और उन्हें एक बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, उसे हम डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये उनका पहला डिसीजन प्रॉब्लम है। फिर उन्हें यह भी डिसाइड करना होता है कि उस प्रोडक्ट को कब प्रोड्यूस करना है, मार्केट डिमांड के हिसाब से। टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है, यानी आपका टारगेट कस्टमर कौन है। ये डिसीजन आपके बिजनेस के डायरेक्शन तय करता है। ऐसे ही डिसीजन प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में होते हैं। एक फाइनेंशियल कंपनी को फंड से रिलेटेड अलग तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे फंड्स कब रेज करने हैं और उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का रोल आता है। इकोनॉमिक्स हमें वो टूल्स और फ्रेमवर्क देता है जिससे हम इन चॉइसेस को एनालाइज करके एक गुड डिसीजन को बेस्ट पॉसिबल डिसीजन में बदल सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का समरी ये है, हर बिजनेस एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसका गोल नेट वैल्यू एडेड क्रिएट करना है। ये एक्टिविटी या तो प्रॉफिट के लिए होती है या सोशल बेनिफिट के लिए। इसे मैनेज करते वक्त डिसीजन प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हें सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है स्केर्सिटी और चॉइस। देखिए, ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ना, स्केर्सिटी और चॉइस, ये इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। पूरा सब्जेक्ट इन्हीं पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑरिजिन से,
ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से निकला है और ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सोचने वाली बात है, राइट? इसका मतलब एक पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना, आसान भाषा में एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स घर को मैनेज करने जैसा ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 19th सेंचुरी से पहले इस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। फिर 1776 में एक टर्निंग पॉइंट आया। एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उनकी एक सुपर फेमस बुक पब्लिश हुई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक ने सब कुछ बदल दिया और इसके बाद से ही इस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ना थ्योरी से हटकर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे। चलिए इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि आज आपका बर्थडे है और आपकी मदर ने आपको गिफ्ट में दिए हैं पूरे 1000 रुपीज। और हाँ, आप बिल्कुल फ्री हैं, जैसे मर्जी जहां मर्जी इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है 1000 रुपीज, तो दिमाग में क्या क्या आएगा? सो मेनी ऑप्शंस। आप अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी थ्रो कर सकते हैं, या शायद एक नई ड्रेस या आउटफिट खरीद लें। मूवी और डिनर का प्लान भी अच्छा है, या फिर आप अपनी स्टडीज के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक खरीद लें और बाकी पैसे सेव कर लें। चॉइसेस चॉइसेस। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप ये सब कुछ एक साथ क्यों नहीं कर सकते? पार्टी भी, ड्रेस भी, मूवी भी, बुक भी। Why can't you have it all? इस क्यू का जवाब इकोनॉमिक्स के दो सबसे फंडामेंटल फैक्ट्स में छुपा है। पहला फैक्ट, हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमेशा हमें कुछ और, कुछ नया, कुछ बेहतर चाहिए होता है। और दूसरा फैक्ट, उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास अभी 1000 रुपीज हैं, वो हमेशा स्केर्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं। और बस यहीं से सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। ये जो गैप है ना, एक तरफ अनलिमिटेड वांट्स और दूसरी तरफ स्कार्स रिसोर्सेज, यही गैप दुनिया की हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेसिक रीजन है। तो स्कार्सिटी का कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका नतीजा है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्सिटी हमें मजबूर करती है, इट फोर्सेस अस टू मेक डिसीजंस। हमें चूज करना ही पड़ता है। देखिए, ये चॉइस लेने का प्रोसेस कैसे काम करता है। स्टेप 1, आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, यानी वो 1000 रुपीज। स्टेप 2, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, पार्टी, ड्रेस, मूवी, बुक, लिस्ट लंबी है। तो स्टेप 3 में आप इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, आप सोचते हैं, और आखिर में स्टेप 4 में आप वो ऑप्शन चूज करते हैं जो आपको इन सब में से सबसे ज्यादा यानी ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन देगा। तो इस पूरे बर्थडे वाले एग्जाम्पल से अब हम इकोनॉमिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन को समझ सकते हैं। Economics is the study of the processes by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited human wants. आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक्स बस इसी बात की स्टडी है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड आपस में compete करती हुई वांट्स के बीच कैसे बांटें। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव यूजेस। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, बात यह भी है कि उन्हें अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज भी किया जा सकता है। जैसे आपके वो 1000 रुपए, उसे पार्टी भी हो सकती है, ड्रेस भी आ सकती है, बुक भी आ सकती है और मूवी भी। ये हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर फैक्ट्री भी बन सकती है, खेती के लिए फार्म भी, या बच्चों के लिए स्कूल भी। इवन आपका टाइम, ये भी एक रिसोर्स है। 1 घंटे में आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, या अकाउंट्स, या फिर लॉ। अब ये पॉइंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, अगर उस 1000 रुपए के नोट का सिर्फ एक ही यूज होता, जैसे कि उसे सिर्फ एक ड्रेस ही खरीदी जा सकती, तो क्या चॉइस का कोई प्रॉब्लम होता? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ओके, तो इस पूरे टॉपिक को आखिर में जल्दी से समराइज कर लेते हैं। देखते हैं इसके मेन की टेकअवेज क्या हैं। तो हमें हमेशा ये 4 बातें याद रखनी हैं। नंबर 1, हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड। नंबर 2, उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं स्केर्स यानी लिमिटेड। नंबर 3, इन दोनों की वजह से पैदा होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और नंबर 4, रिसोर्सेज के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसकी वजह से चॉइस करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यही 4 पिलर्स इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन है। Now let's discuss about economic growth, fluctuations, and analytical tools. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं।
हम इसको 4 सिंपल स्टेजेस में समझेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बेसिक से थोड़ा आगे जाएंगे। फिर हम द स्टोरी ऑफ ग्रोथ को देखेंगे, मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक पाए आखिर बड़ा कैसे होता है। उसके बाद हम द बम्पी इकोनॉमिक रोड पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि ग्रोथ का जो रास्ता है वो हमेशा इतना स्मूथ क्यों नहीं होता। और आखिर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एक एनालिटिकल टूलकिट की तरह कैसे काम करती है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के औजार के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इकोनॉमिक्स बियॉन्ड द बेसिक्स। यहां हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो आपने स्कूल या कॉलेज में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो कहती है इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी एलोकेट्स इट्स स्केर्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखिए, यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास साधन लिमिटेड हैं, जैसे जमीन, पैसा या वक्त। और दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी इंसान की जो जरूरतें और इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो बेसिकली हर सोसाइटी को, हर देश को और यहाँ तक कि हर इंसान को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो स्कैर्सिटी है ये हमेशा ऐसी ही रहती है? क्या किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक कैपेसिटी यानी उसकी प्रोडक्शन करने की जो पावर है वो हमेशा के लिए फिक्स्ड रहती है? अगर हम इतिहास यानी हिस्ट्री को देखें तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नो, बिल्कुल नहीं। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डायनामिक और इंटरेस्टिंग है। और बस यहीं से हमारा सेकंड सेक्शन शुरू होता है, द स्टोरी ऑफ ग्रोथ। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक पाए यानी हमारी पूरी इकोनॉमी का जो टोटल साइज है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ साथ बड़ा होता जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है, द इकोनॉमिक पाई इजंट फिक्स्ड, इट ग्रोज। अगर आप पिछले 100-150 सालों को देखें तो मॉडर्न इकोनॉमीज की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है यानी उनकी गुड्स और सर्विसेज बनाने की क्षमता, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसका अंदाजा पहले लगाना भी मुश्किल था। इसका साफ मतलब है कि स्केर्सिटी का कंसेप्ट स्टैटिक नहीं है, हमारी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आखिर आती कहां से है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने के ये 4 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, मोर इनपुट्स। जैसे जब देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो काम करने वाले लोग यानी लेबर फोर्स भी बढ़ती है, या फिर जमीन के नीचे से नए रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। दूसरा, बेटर टूल्स, यानी जब हम फार्म्स और फैक्ट्रीज में बेहतर मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले खेती बैलगाड़ी से होती थी, अब ट्रैक्टर से होती है। या ऑफिसेज में पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, अब लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई। तीसरा है इंप्रूव्ड क्वालिटी। जब आपकी वर्कफोर्स ज्यादा पढ़ी लिखी और ट्रेंड होती है तो उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होती है। एक आज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1990s के प्रोग्रामर से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। और चौथा ड्राइवर है न्यू डिस्कवरीज। जब हम शेल गैस जैसे बिल्कुल नए रिसोर्सेज ढूंढ लेते हैं या सोलर और विंड जैसी नई एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। अब देखिए, ग्रोथ की ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये सफ़र एक स्मूथ सीधे हाईवे जैसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से हम आते हैं अपने सेक्शन 3 पर, द बम्पी इकोनॉमिक रोड। एक आइडियल वर्ल्ड में, मतलब सिर्फ थियोरी की किताबों में, इकोनॉमिक जर्नी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, स्मूथ, सीधी लाइन जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती रहे बिना किसी उतार चढ़ाव के। ये है अ ड्रीम सिनेरियो ऑफ स्टेडी अनइंटरप्टेड ग्रोथ। लेकिन रियल वर्ल्ड, जैसा कि हम सब जानते हैं, आइडियल तो होता नहीं। असली इकोनॉमिक जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। कभी तेजी से ऊपर जाती है तो कभी अचानक से नीचे भी आ जाती है। इन्हीं अप्स एंड डाउन्स को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस या बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। और ये जो उतार चढ़ाव हैं, ये सिर्फ थियोरी की बातें नहीं हैं, हम सब ने इन्हें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। यहाँ 2 बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आउटपुट तेजी से गिरा था और बहुत लोगों की जॉब्स चली गई थीं। और दूसरा 2019 का कोरोना पैंडेमिक, जिसने अचानक से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ब्रेक लगा दिया था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। ये शॉक्स इकोनॉमी की बम्पी राइड का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एविडेंस है। अब इन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का एक बहुत ही अजीब, एक ट्रैजिक पैराडॉक्स होता है। जरा सोचिए, जब रिसेशन आता है तो देश के रिसोर्सेज जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीन्स या काम करने वाले वर्कर्स, वो कहीं गायब नहीं हो जाते। वो सब बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए एकदम तैयार। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी में सफिशिएंट डिमांड की कमी हो जाती है, मतलब लोग चीज़ें खरीदना कम कर देते हैं। इससे एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन क्रिएट होती है। सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन आइडल पड़े हैं और देश का आउटपुट गिर रहा है।
तो अब सवाल है कि इस ग्रोथ, इन उतार चढ़ाव और इस पैराडॉक्स, इन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास आखिर है क्या? इसका जवाब है हमारा फाइनल सेक्शन, इकोनॉमिक्स एज एन एनालिटिकल टूलकिट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गलत फहमी दूर करना जरूरी है। इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसका असली मकसद है एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना। यह आपको एक तरह का स्पेशल चश्मा देता है, एक मेंटल टूल किट, जिससे आप अपने आसपास की इकोनॉमिक दुनिया को एक अलग और बेहतर नज़र से देख पाते हैं। लेकिन हाँ, इस टूल किट की लिमिटेशंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, इकोनॉमिक्स एक गाइड है, एक मैप की तरह है। ये आपको कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं देती जिससे आप फ्यूचर देख सकें। ये क्या कर सकती है? ये किसी भी प्रॉब्लम को सही पर्सपेक्टिव में देखने में हेल्प करती है, इश्यूज से डील करने के लिए सही मेजर्स ढूंढने में असिस्ट करती है और अलग अलग सिचुएशंस के लिए मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स देती है। लेकिन इकोनॉमिक्स कभी भी फ्यूचर को 100% सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती और ना ही ये हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन दे सकती है। और एक आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम अकेले नहीं आती। हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी कामयाब होगी, ये देश के पॉलिटिकल सेटअप पर, यहाँ के सोशल नॉर्म्स पर और लोगों के कल्चरल वैल्यूज पर भी बहुत डिपेंड करता है। इसलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और इस पूरी डिस्कशन का जो समरी है वो इस कोट में है। आप जो ये एनालिटिकल कैपेबिलिटी इकोनॉमिक्स पढ़कर सीखते हैं, असल में वही जनरल इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस मैनेजमेंट की हाई स्टेक्स प्रैक्टिकल दुनिया के बीच का ब्रिज है, एक पुल का काम करती है। ये स्किल आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से एनालाइज करने और बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, विच इज़ एन इनक्रेडिबली पावरफुल टूल फॉर योर करियर। चलिए हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 5 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखेंगे जिसका नाम है द बिग बोर्डरूम डिसीजन। फिर हम बिजनेस के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी में अलग अलग लेवल्स पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। फिर इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, द इकोनॉमिस्ट सल्यूशन। और आखिर में हम समझेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बिग बोर्ड रूम डिसीजन। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का बेस्ट तरीका होता है उसे एक्शन में देखना। इसीलिए हम एक कंपनी वर्ल्ड वाइड फूड्स लिमिटेड की केस स्टडी लेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ी है। तो चलिए इमेजिन कीजिए आप वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड के बोर्ड रूम में बैठे हैं। माहौल काफी सीरियस है और तभी कंपनी के सीईओ मिस्टर जी रामामूर्ति अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक सिंपल सा लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछते हैं, शैल वी गो इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस? और बस ये क्वेश्चन आते ही बोर्ड रूम में एक जोरदार डिबेट शुरू हो जाती है। एक तरफ है सीईओ रामामूर्ति, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये हमारे कोर फूड बिजनेस से भी जुड़ता है। उन्हें इसमें अबव एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल दिखता है। पर बोर्ड के दूसरे मेंबर्स इतने कन्विंस्ड नहीं हैं। डायरेक्टर स्वामीनाथन कहते हैं कि आराम से ये एक मेजर डिसीजन है जिसका असर कंपनी पर सालों तक रहेगा। वहीं अशोक अग्रवाल एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने रखते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हमारे कंपेटिटर स्वाति फूड्स ने यही कोशिश की थी और वो बुरी तरह फेल हुए थे। इतना ही नहीं, बाकी मेंबर्स भी चिंता जताते हैं कि मार्केट में व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड और ब्लैक नेक्टर लिमिटेड जैसे बड़े प्लेयर्स पहले से ही हैं। उनसे कंपटीशन करना आसान नहीं होगा। तो अभी जो हमने वर्ल्ड वाइड फूड के बोर्ड रूम में देखा, ये जो कश्मकश है, जो डिलेमा है, यही तो बिजनेस का दिल है। यही है बिजनेस का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग। तो आइए सेक्शन 2 में इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिसीजन मेकिंग? देखिए, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने गोल को सबसे एफिशिएंट तरीके से पा सकें। और लेट्स बी ऑनेस्ट, हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रॉफिट और ग्रोथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सिंपल, क्योंकि हर बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस करता है जिसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो यानी पैसा, मैनेजमेंट का टाइम हो या ब्रांड पावर हो। और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं।
असली चैलेंज यही है कि इनका सबसे बेस्ट, सबसे एफिशिएंट यूज कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता कैसे है। इसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, सारे फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो। जैसे वर्ल्ड वाइड फूड के केस में 2 मेन ऑप्शंस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एंटर करो या अपने करंट फूड बिजनेस में ही रहो। स्टेप 2, रैशनल जजमेंट अप्लाई करो। इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करो। और फाइनली स्टेप 3, मेक द फाइनल चॉइस, यानी सब कुछ अच्छे से सोचने के बाद एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, डिसीजंस एट एवरी लेवल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंपनी के हर लेवल पर होता है, कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से लेकर रोज के डेली ऑपरेशंस तक। जनरली बिजनेस डिसीजंस को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये लॉन्ग टर्म हाई रिस्क वाले फैसले होते हैं जिनका असर पूरे बिजनेस पर पड़ता है। जैसे क्या हमें एक नए मार्केट में एंटर करना चाहिए? इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है रिलायंस जियो का टेलीकॉम मार्केट में एंटर करना। फिर आते हैं टैक्टिकल डिसीजंस। ये मीडियम टर्म होते हैं और स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नए प्रोडक्ट का ऑप्टिमम प्राइस क्या होना चाहिए, जैसे टाटा मोटर्स ने नैनो का लॉन्च प्राइस डिसाइड किया था। और आखिर में आते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस। ये शॉर्ट टर्म यानी डे टू डे डिसीजंस होते हैं, जैसे आज हमें कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक यूज करना चाहिए या एक फैक्ट्री मैनेजर का रॉ मटेरियल्स के लिए सप्लायर चूज करना। पर ये सारे डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है अनसर्टेनिटी। हम एक डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां हमारे पास हमेशा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, हमारे कंपेटिटर्स का अगला मूव क्या होगा या कल कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, ये सब अननोन है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज और अनसर्टेनिटी के बीच डिसीजंस लेना, तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। वेलकम टू सेक्शन 4, द इकोनॉमिस्ट सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स। So what is business economics? इसकी definition है, it is a field of applied economics that integrates economic theory with business practice to facilitate decision making and forward planning by management. इसका एक और नाम managerial economics भी है। आसान शब्दों में ये economics की theories और principles को business के real life problem solve करने के लिए अप्लाई करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक ब्रिज, एक पुल की तरह इमेजिन करना। सोचिए, एक तरफ है इकोनॉमिक थ्योरी की दुनिया, ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, जहां हम डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है बिजनेस प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल दुनिया, जहां हर रोज रियल वर्ल्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्हीं 2 अलग अलग दुनियाओं को आपस में कनेक्ट करता है। तो चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन 5 में चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्रिज आखिर बना किस चीज से है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे द टूल किट ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन से टूल्स और कॉन्सेप्ट्स यूज करता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स का टूल किट बहुत ही पावरफुल है और ये अलग अलग सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट्स लेता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और फर्म्स के बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे प्राइस बढ़ाने से डिमांड पर क्या असर होगा। फिर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरी इकोनॉमी पर नजर रखती है, जैसे इन्फ्लेशन, इनकम लेवल्स और बिजनेस साइकिल्स। ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने और डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का भरपूर यूज होता है। लॉजिकल रीजनिंग और बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मैथमेटिक्स के ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स काम आते हैं। और ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी में सही चॉइस कैसे करें, इसके लिए थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज किए जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर हम समराइज करें तो वो ये है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द लॉजिक एंड डेटा टू मेक स्मार्ट डिसीजंस इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये मैनेजर्स को एक लॉजिकल डेटा ड्रिवन अप्रोच देता है जिससे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकें और अपने बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट और ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जा सकें। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की 2 सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल ब्रांचेस हैं। और इस स्लाइड पर जो इमेजेस है ना, एक तरफ माइक्रोस्कोप जो एक छोटे से गियर पर फोकस कर रहा है और दूसरी तरफ एक पूरे शहर का वाइड व्यू। ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो कोर डिफरेंस है उसको बिल्कुल परफेक्टली समझाती हैं। तो सबसे पहले आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इसे हम द माइक्रोस्कोप व्यू भी कह सकते हैं और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ हमारा फोकस इकोनॉमी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे हिस्सों पर होता है।
बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप की तरह, जो हर एक डिटेल को जूम करके बिल्कुल पास से दिखाता है। अच्छा, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, माइक्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड मिक्रॉस से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल यानी एक एक इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर को स्टडी करती हैं, जैसे कि एक सिंगल कंज्यूमर हो गया, एक कोई स्पेसिफिक फर्म हो गई या कोई एक इंडस्ट्री। इसका मेन फोकस ये समझना है कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स अपने लिमिटेड यानी स्केर्स रिसोर्सेज को सबसे बेस्ट, सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उनके काम ने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल्स की नींव रखी थी। तो सवाल ये है कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। देखिए, इसमें हम बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने सोडा का प्राइस कैसे डिसाइड करती है, या फिर आप जब मार्केट जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का सोडा ही क्यों खरीदते हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं फैक्टर प्राइसिंग, यानी वर्कर्स को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, जमीन के यूज के लिए कितना रेंट होना चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये सब इंडिविजुअल लेवल के छोटे छोटे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है। सोचिए एक जंगल के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें उस जंगल के एक पर्टिकुलर ट्री यानी एक पेड़ के बारे में सब कुछ बताएगा। वो पेड़ क्यों ग्रो कर रहा है, उसकी पत्तियां हरी क्यों हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, सब कुछ। लेकिन ये हमें पूरे फॉरेस्ट यानी पूरे जंगल की ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बताता। सो ये बस उस एक ट्री का एक्सपर्ट है। तो चलिए अब हम अपने माइक्रोस्कोप को साइड में रखते हैं और एक वाइड एंगल लेंस उठाते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसे द वाइड एंगल व्यू भी कहते हैं। यहाँ हम जूम आउट करेंगे और पूरी इकोनॉमी की बिग पिक्चर को एक साथ देखेंगे। जहां माइक्रो का मतलब था स्मॉल, वहीं मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ एज अ होल स्टडी करता है। इसका फोकस इंडिविजुअल यूनिट्स पर नहीं होता, बल्कि ये लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स पर फोकस करता है। अब एग्रीगेट्स का सिंपल मतलब है टोटल्स, जैसे पूरे देश की टोटल इनकम, पूरे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट। और इस फील्ड को एक मॉडर्न सब्जेक्ट बनाने का क्रेडिट जाता है फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड गेन्स को, जिनके आइडियाज 1930s की ग्रेट डिप्रेशन के बाद पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं? इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेशनल इनकम, जिसे आपने जीडीपी के नाम से जरूर सुना होगा, यानी एक साल में देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनकी टोटल वैल्यू। फिर आता है जनरल प्राइस लेवल, जिसका आम मतलब है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसके अलावा पूरे देश का टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट भी इसी में आता है। और हाँ, जो इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई डिसाइड करता है या देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, ये सब बड़े बड़े सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट है। तो चलिए वापस अपने उसी फॉरेस्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स उस जंगल के एक सिंगल ट्री की स्टडी थी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उस पूरे फॉरेस्ट की ओवरऑल हेल्थ को देखता है। यह हमें बताता है कि पूरा जंगल क्यों ग्रो कर रहा है, या कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमी में रिसेशन है या बूम, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, ऐसे सभी बड़े सवालों का जवाब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। ओके, तो अब जब हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अकेले अकेले समझ लिया है, तो चले इनके बीच के जो की डिफरेंसेस हैं उन्हें एक टेबल में आमने सामने कंपेयर करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस टेबल को देखिए, पहला डिफरेंस तो मीनिंग का ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है। दूसरा, इनके टूल्स अलग हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव पर। माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी कमोडिटी का प्राइस निकालना, इसलिए इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। वहीं मैक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी इकोनॉमी का इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिन करना, इसलिए इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक आदमी की इनकम माइक्रो है तो पूरे देश की नेशनल इनकम मैक्रो है। लेकिन यहाँ एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इतना सब डिफरेंस देखने के बाद कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इन्हें हम पढ़ते जरूर अलग हैं, पर रियलिटी में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये कनेक्शन एक साइकिल की तरह काम करता है। देखिए, स्टेप 1 में देश के करोड़ों लोग और फर्म्स रोज अपने अपने छोटे छोटे यानी माइक्रो डिसीजंस लेते हैं, जैसे क्या खरीदना है, क्या बेचना है। फिर स्टेप 2 में ये सारे इंडिविजुअल डिसीजंस आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एग्रीगेट हो जाते हैं। इनके जुड़ने से स्टेप 3 में एक मैक्रो एनवायरनमेंट तैयार होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर सब लोग ज्यादा खर्चा करने लगे तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और फिर आता है स्टेप 4, फीडबैक लूप। यही मैक्रो एनवायरनमेंट यानी बढ़ी हुई इन्फ्लेशन अब वापस लोगों के फ्यूचर के माइक्रो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी। लोग शायद अब महंगाई के कारण कम खर्चा करें। देखा, ये पूरा एक साइकिल है। तो ठीक है, ये सब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन एक बिजनेस मैनेजर के लिए इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है? उसको ये सब क्यों समझना चाहिए? चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं और समझते हैं कि एक अच्छे मैनेजर को एक माइक्रोस्कोपिस्ट और एक वाइड एंगल फोटोग्राफर दोनों क्यों बनना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कोर है, उसकी जो नींव है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मैनेजर का प्राइमरी कंसर्न उसकी अपनी फर्म होती है। उसका दिमाग हमेशा अपनी कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम्स में लगा रहता है, जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखें, कॉस्ट को कैसे कम करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। ये सारे के सारे माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं। लेकिन और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, कोई भी बिजनेस एक वैक्यूम में यानी अकेले में ऑपरेट नहीं करता। हर बिजनेस पूरी मैक्रो इकोनॉमी के एक बड़े समंदर में तैर रहा है, और जब आप समंदर में होंगे तो उसकी लहरें यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपकी नाव पर असर जरूर डालेंगे। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर का माइक्रो डिसीजन है कि हम अपने नए प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन उसे बाहर के मैक्रो फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। उसने देखा कि देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, जिस वजह से उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। अब आप ही बताइए, ये मैक्रो फैक्टर उसके माइक्रो प्राइसिंग डिसीजन को सीधे सीधे अफेक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। उसे शायद अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक फर्म का माइक्रो डिसीजन है कि क्या हमें एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहिए। ये उनका इंटरनल प्लान है, लेकिन उसी टाइम देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। ये एक मैक्रो फैक्टर है, पूरे देश के लिए है। इसका असर क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा, और इस वजह से कंपनी शायद अपने एक्सपेंशन प्लान को या तो रोक देगी या कुछ टाइम के लिए डिले कर देगी। देखा आपने कैसे एक मैक्रो फैक्टर ने एक फर्म के माइक्रो डिसीजन को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल समरी ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर या इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको दोनों लेंसेज यूज करने आने चाहिए। आपको अपनी कंपनी के इंटरनल फर्म लेवल इश्यूज को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और साथ ही साथ आपको बाहर के ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़कर यानी इंटीग्रेट करके बिग पिक्चर देखेंगे, तभी आप अपनी कंपनी के लिए बेस्ट और इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? आइए इसके नेचर को, इसके स्वभाव को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। अब आप जरूर सोचेंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है? एक चीज साइंस और आर्ट दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका साइंस वाला साइड देखते हैं। इसे साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ हर चीज एक सिस्टम से, एक रूल से चलती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया, ये हुआ कॉज, तो उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? डिमांड कम हो जाएगी, है ना? ये हुआ इफेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्हीं कॉज एंड इफेक्ट के रिश्तों को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करता है। और हाँ, ये सब अंदाजे पर नहीं चलता। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर डिसीजन के पीछे सॉलिड डेटा और कैलकुलेशन होती है। हम इकोनॉमिक थ्योरी से बेसिक प्रिंसिपल्स लेते हैं, मैथमेटिक्स यूज करके प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से डेटा को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, और इकोनोमेट्रिक्स जैसे पावरफुल टूल्स से इन सब को जोड़कर रियल वर्ल्ड डेटा पर टेस्ट करते हैं। मतलब हर डिसीजन स्मार्ट है, डेटा ड्रिवन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आती है आर्ट की बारी। देखिए, साइंस आपको थ्योरी ऑफ डिमांड की किताब पढ़ा देगा, सारे रूल्स बता देगा, लेकिन उस थ्योरी को मार्केट में इस्तेमाल करके अपने नए स्मार्टफोन का एक ऐसा प्राइस सेट करना कि लोग उसे खरीदें भी, कॉम्पिटिटर से बेहतर भी हो और कंपनी को तगड़ा फायदा भी हो, वो एक आर्ट है। यहां पर मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसकी क्रिएटिविटी और इसकी जजमेंट काम आती है। तो हमने समझ लिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट का एक कमाल का मिक्स है, पर इसकी बुनियाद क्या है? इसके फाउंडेशंस क्या हैं? ये किन चीजों पर खड़ा है? लेट्स फाइंड आउट। इसकी नींव का सबसे बड़ा पत्थर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा नाम से ही क्लियर है, माइक्रो
यानी स्मॉल या छोटा। यहां हम पूरे देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सिंगल फर्म, एक फैक्ट्री या यहां तक कि एक सिंगल कस्टमर के डिसीजंस की बात कर रहे हैं। एक मैनेजर का मेन फोकस तो अपनी कंपनी के प्रॉफिट और सर्वाइवल पर ही होता है ना, तो ये वही है। और इसके लिए एक मैनेजर के पास बहुत पावरफुल माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स होते हैं। जैसे सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस से वो डिसाइड करता है कि कितना स्टॉक बनाए, कम ना ज्यादा। कॉस्ट एनालिसिस से खर्चों पर लगाम लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग पॉलिसी से प्रोडक्ट का वो स्वीट स्पॉट प्राइस ढूंढा जाता है जो प्रॉफिट भी दे और कस्टमर्स को दूर भी ना भगाए। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई कंपनी एक आइलैंड पर अकेले काम करती है? बिल्कुल नहीं। एक बिजनेस एक वैक्यूम में यानी अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके चारों तरफ एक पूरी दुनिया है। देश की इकोनॉमी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बैंकिंग सिस्टम, देश के लोगों की इनकम, और इन सब का बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए मैक्रो एनालिसिस भी जरूरी है। एक स्मार्ट मैनेजर को हमेशा इन मैक्रो फैक्टर्स पर यानी बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नजर रखनी पड़ती है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो लोन लेना महंगा हो जाएगा। और इन्फ्लेशन, अरे उससे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आसमान छूने लगती है। इन बड़े फैक्टर्स को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने माइक्रो और मैक्रो फाउंडेशंस देख लिए, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो असली पावर है, जो इसकी सबसे खास बात है, वो है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। इसे प्रैग्मेटिक कहते हैं, यानी वो चीज़ जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में काम करे। ये स्लाइड इस डिफरेंस को बिल्कुल साफ दिखा रही है। देखिए, जो प्योर इकोनॉमिक थ्योरी होती है वो एक परफेक्ट वर्ल्ड की, एक आइडियल दुनिया की बात करती है जहां परफेक्ट कंपटीशन है, सबको परफेक्ट नॉलेज है। पर क्या रियल लाइफ ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ मैसी होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन अनरियलिस्टिक सपनों को छोड़कर रियल, मैसी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिनका सामना एक मैनेजर हर दिन करता है। इस कोट को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा सार है, पूरा समरी है। इसका मकसद सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज बनाना नहीं है। इसका असली काम है उन थ्योरीज को रियल वर्ल्ड में लाना और उन मैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना जो एक बिजनेस रोज फेस करता है। अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के दिल तक पहुंचते हैं, इसका नॉर्मेटिव नेचर। हो सकता है ये शब्द आपके लिए नया हो, पर यह इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। आइए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। इसे समझने के लिए हमें दो तरह की साइंस देखनी होगी, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस एक रिपोर्टर की तरह है। ये सिर्फ बताता है कि क्या है, यानी व्हाट इज। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस एक एडवाइजर की तरह है। ये बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी। जैसे सरकार को गरीबों के लिए प्राइसेस कंट्रोल करने चाहिए। देखा आपने, ये जो शुड है यानी चाहिए, ये एक सजेशन है, एक वैल्यू जजमेंट है। तो बिजनेस में ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को पहचानो। ये पॉजिटिव साइंस का काम है। मैनेजर डेटा देखता है और कहता है हमारी कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। ये एक सच्चाई है, एक फैक्ट है। अब आएगा स्टेप 2, सॉल्यूशन दो। ये है नॉर्मेटिव साइंस। मैनेजर कहता है हमें कॉस्ट्स कम करने चाहिए और एक नई मार्केटिंग कैंपेन शुरू करनी चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़े। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्हीं दोनों स्टेप्स को जोड़कर डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बनाता है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? बिल्कुल साफ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव थ्योरीज दोनों को यूज करता है, लेकिन इसका मेन फोकस हमेशा नॉर्मेटिव होता है। इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि मैनेजर्स को एक क्लियर रास्ता दिखाना है, उन्हें सही डिसीजन रूल्स देना है, फ्यूचर प्लानिंग में मदद करना है, ताकि कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके। सिंपल शब्दों में ये सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये ज्ञान को यूज करना सिखाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस एक्सप्लेनर में हम स्पेसिफिकली ऑपरेशनल इश्यूज पर फोकस करेंगे। आप सोचिए, एक मैनेजर को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उसे रात को सोने नहीं देती। देखिए, हर मैनेजर को डेली बेसिस पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक, प्राइसिंग से लेकर इन्वेंट्री तक, प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होती। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली ये एक टूल किट है जो इन्हीं डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स प्रोवाइड करती है। एक मैनेजर जो भी इश्यूज फेस करता है, उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज जो कंपनी के अंदर से आते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस इंटरनल इश्यूज पर ही रहेगा,
यानी कि ऑपरेशनल इश्यूज पर। तो आखिर ये ऑपरेशनल इश्यूज होते क्या हैं? आप इनको ऐसे समझिए जैसे ये रोजमर्रा के पजल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदा होते हैं और मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि कितना प्रोड्यूस करना है या क्या प्राइस सेट करना है। इन सब को सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने कस्टमर्स को समझना। उनकी नीड्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। कस्टमर को समझने के लिए हमारे पास दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिमांड एनालिसिस का मतलब है प्रेजेंट को समझना, यानी आज क्या हो रहा है, पिछले महीने सेल्स क्यों गिरी, अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो क्या होगा, ये सब आज के क्वेश्चंस हैं। वहीं दूसरी तरफ डिमांड फोरकास्टिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में है कि कल क्या होगा, अगले क्वार्टर में हम कितने यूनिट सेल करेंगे। एक मैनेजर के लिए ये दोनों ही एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। सही डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत ही प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होते हैं। सोच के देखिए, अगर आपको पहले से पता हो कि कितनी डिमांड आने वाली है तो आप आराम से सही प्रोडक्शन क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, टाइम से पहले रॉ मटेरियल्स अरेंज कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से लेबर स्केड्यूल कर सकते हैं। इससे आप दो चीज़ों से बच जाते हैं, एक तो ओवरस्टॉकिंग जिसमें आपका पैसा अनसोल्ड गुड्स में फंस जाता है, और दूसरा अंडरस्टॉकिंग जिसमें आपके हाथ से सेल्स निकल जाती है। कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचता है। ओके, तो अब हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और कितना चाहिए। अब अगला चैलेंज है इसको एफिशिएंटली प्रोड्यूस कैसे किया जाए, और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है। प्रोडक्शन एक आसान सा प्रोसेस है। आप कुछ इनपुट्स लेते हैं, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल और मशीनरी। ये सारे इनपुट्स एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं जहां इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फाइनली आपको मिलता है आपका आउटपुट, यानी फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज जो कस्टमर तक जाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन का असली गोल क्या है? सब कुछ कॉस्ट एनालिसिस के बारे में है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आपको डिजायर्ड आउटपुट को बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना है। जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉस्ट एनालिसिस मैनेजर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि जब आउटपुट लेवल बदलता है तो कॉस्ट्स पर क्या असर पड़ता है। अब जब हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए हैं तो दो नई प्रॉब्लम सामने आती हैं। पहली, बनाए हुए स्टॉक को मैनेज करना, और दूसरी, मार्केट में उसके लिए सही प्राइस सेट करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसा कि इस स्लाइड पर कोट लिखा है, अगर आपके पास टू मच स्टॉक है तो आपका कैश उसमें फंस जाता है, ऊपर से स्टोरेज की कॉस्ट्स अलग, और अगर आपके पास टू लिटिल स्टॉक है तो कस्टमर आएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा और आप सेल खो देंगे। दोनों ही सिचुएशंस बिजनेस के लिए खराब हैं। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश्ड गुड्स। इसे मैनेज करने के लिए ABC एनालिसिस जैसे साइंटिफिक मॉडल्स यूज किए जाते हैं। ये मॉडल बेसिकली इन्वेंटरी को उनकी वैल्यू के हिसाब से अलग अलग इंपॉर्टेंस लेवल्स में डिवाइड करता है। इससे कंपनी के ऑपरेशन स्मूथली चलते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है। अब चलिए प्राइसिंग की बात करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने से पहले एक मैनेजर को अपने मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है जहां बहुत सारी फर्म्स हैं तो आपका प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप एक प्राइस टेकर हैं। कंज्यूमर्स के लिए इसका मतलब होता है कम प्राइसेस कंपटीशन की वजह से। अगर मार्केट एक मोनोपोली है जहां आप अकेले सेलर हैं तो आपका कंप्लीट कंट्रोल है, और ओलिगोपोली में जहां कुछ ही बड़ी फर्म्स होती हैं आपका प्राइस पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो हमने प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और प्राइसिंग कवर कर लिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल टास्क्स हैं, लेकिन बिजनेस मैनेज करना सिर्फ आज के बारे में नहीं है। एक मैनेजर को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। इसके लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ हाई लेवल टूल्स प्रोवाइड करता है। ये है मैनेजर का स्ट्रेटेजिक टूलकिट। सबसे पहले है रिसोर्स एलोकेशन। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे टूल्स यूज होते हैं। ये एक मैथमेटिकल मेथड है बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालने का, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे पैसा, लोग और टाइम का सबसे एफिशिएंट यूज हो सके। फिर आता है थियोरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे एक नई फैक्ट्री बनाना में पैसा इन्वेस्ट करना आगे जाके फायदेमंद होगा। इसके अलावा प्रॉफिट एनालिसिस प्रॉफिट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए बेस्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लान कभी 100% सर्टेन नहीं होता। तो इस सब का समरी ये है
कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि हमने देखा, ये एक पावरफुल टूल किट है जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज से भरा हुआ है। ये थ्योरीज मैनेजर्स को उनकी कॉम्प्लेक्स डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली और एफिशिएंटली सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ये हर बिजनेस मैनेजर के लिए एक प्रैक्टिकल और एसेंशियल गाइड। Now let's discuss about the scope of business economics. तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इश्यूज। ये वो फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस के डायरेक्ट कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। तो देखिए, हर बिजनेस पर ना उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इनको आसानी से समझने के लिए सोचिए कि ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के बाहर एक स्टॉर्म की तरह हैं, एक ऐसा तूफान जिसे कोई भी फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना ये शिप इन अ स्टॉर्म एनालॉजी, वेल इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। सोच के देखिए, आपका बिजनेस एक शिप है, एक जहाज, और जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो एक जबरदस्त पावरफुल स्टॉर्म है। और उस शिप का कैप्टन कौन है? मैनेजमेंट। अब देखिए, कैप्टन उस स्टॉर्म को रोक तो नहीं सकता, राइट? उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छा कैप्टन क्या करता है? वो अपनी शिप को उस स्टॉर्म से बचाकर सेफली निकाल ले जाता है। तो यहां एक क्रूशियल पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जीरो कंट्रोल। ओके, तो अब जब हमने स्टॉर्म की बात कर ली है, चलिए अब देखते हैं कि इस इकोनॉमिक स्टॉर्म या एनवायरनमेंट के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। इस इकोनॉमिक वेदर के की कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें पता होना चाहिए कि कंट्री का टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेज चल रहा है, क्या इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के जनरल ट्रेंड्स क्या हैं, और ऑफ कोर्स कंट्री में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स किस तरफ जा रहे हैं। यह सब जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, ये बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसकी नींव होती है। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं। एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहां सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में रहता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है यूएसए। फिर आता है सोशलिस्ट सिस्टम, जहां स्टेट यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, जैसे फॉर्मर यूएसएसआर में था। और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट और स्टेट दोनों की ओनरशिप एक साथ चलती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा अपना देश इंडिया है। नेक्स्ट अप, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस साइकिल। अब ये क्या है? सिंपल टर्म्स में ये इकोनॉमी में प्रोडक्शन का एक नेचुरल उतार चढ़ाव है जो टाइम के साथ होता रहता है। इसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं: रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी इसका एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। हम बेसिकली एक लॉन्ग टर्म बूम फेज में हैं। हाँ, बीच बीच में टेम्पररी स्लोडाउन्स आते रहते हैं, बट द ओवरऑल ट्रेंड इज बूम। ओके, तीसरा पॉइंट है इकोनॉमी के जनरल ट्रेंड्स। इसको आप इकोनॉमी की एक हेल्थ रिपोर्ट की तरह सोचिए। जैसे आपकी हेल्थ रिपोर्ट में वाइटल साइंस होते हैं, वैसे इकोनॉमी के भी हैं। इन वाइटल साइंस में क्या-क्या आता है? वेल, नेशनल इनकम जैसे कि जीडीपी और जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, जनरल प्राइस लेवल्स जिसे हम आम भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स। जब एक बिजनेस इन ट्रेंड्स को ठीक से समझ लेता है तो वो अपने फ्यूचर के लिए काफी बेटर प्लानिंग कर सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक और बहुत बड़े एक्सटर्नल फैक्टर पर, और वो है गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट और बैंक्स ये मिलकर इकोनॉमी को कैसे स्टीयर करते हैं, यानी कैसे डायरेक्शन देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है उनका बिजनेस पर डायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ये पॉलिसीज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का एक इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इंडिया में जीएसटी का इंट्रोडक्शन। सोच के देखिए, वो एक इतना बड़ा मेजर फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट था जिसने हर एक बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, डायरेक्टली डीपली इम्पैक्ट किया। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज ही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर भी एक बहुत ही की फैक्टर है। जैसे इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई और कैपिटल मार्केट्स, ये सब मिलकर मनी के फ्लो और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि ट्रेड यूनियंस एक बड़ा एग्जाम्पल है, आईएनटीयूसी और प्रोड्यूसर एसोसिएशंस। ये सब लेबर लॉज और इनपुट कॉस्ट पर असर डालकर बिजनेस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इतने सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बीच एक सवाल उठता है, एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट का आखिर रोल क्या है? तो समझिए, उनका काम एनवायरनमेंट को बदलना नहीं है। वो स्टॉर्म को रोक नहीं सकते,
उनका काम है उसको फोरकास्ट करना। स्टेप 1, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आगे के लिए फोरकास्ट करना, जैसे प्रिडिक्ट करना कि शायद एक रिसेशन आने वाला है। और स्टेप 2, उस फोरकास्ट के बेसिस पर फर्म की इंटरनल पॉलिसीज को आने वाले तूफान के लिए तैयार करना, उसे फाइन ट्यून करना। फॉर इंस्टेंस, ये डिसाइड करना कि कॉस्ट बचाने के लिए इन्वेंट्री लेवल्स कम कर दिए जाएं। सही मायनों में वो उस शिप के नेविगेटर की तरह काम करते हैं, जो कैप्टन को सही रास्ता दिखाता है। ऑलराइट, चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक बहुत ही ब्रॉड, एक विशाल सोशल साइंस है। इसका मेन काम है पूरी सोसाइटी, नॉट जस्ट वन कंपनी बट द एंटायर सोसाइटी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स और थ्योरीज बनाना। ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सारी थ्योरीज को अपने अंदर कवर करती है। और अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पर। ये क्या है? देखिए, ये इकोनॉमिक्स की ही एक अप्लाइड ब्रांच है, मतलब ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाती है। इसका काम है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल टूल है। नाउ दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए इसको रो बाय रो आराम से समझते हैं। पहला है स्कोप। इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड होता है, सोसाइटी लेवल का, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप काफी नैरो है, यह सिर्फ एक फर्म लेवल तक ही सीमित है। दूसरा है कैरेक्टर। इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स वो लार्जली माइक्रो इन कैरेक्टर है। हाँ, वो मैक्रो डेटा को जरूर यूज करती है डिसीजंस लेने के लिए। तीसरा नेचर। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नॉर्मेटिव भी, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स वो इसेंशियली नॉर्मेटिव है। मतलब वो ये बताती है कि व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए, वो सॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब करती है। और लास्ट में मेन कंसर्न। इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न है लोगों की नीड्स को पूरा करना, फुलफिल करना, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न है थियरी ऑफ प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग, ताकि फर्म को फायदा हो। तो आइए इस पूरे एक्सप्लेनर को इन की टेकअवेज के साथ कंक्लूड करते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक क्रूशियल समरी है। याद रखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा प्रैग्मेटिक होती है, मतलब इसका फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर होता है, ना कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पर। दूसरा, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट थियरी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट से टूल्स उधार लेती है। और फाइनली, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि व्हाट इज, क्या हो रहा है, बल्कि ये रेकमेंड करती है कि व्हाट शुड बी, एक बिजनेस को आगे क्या करना चाहिए।